नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज की तारीख में सवाल यह आ रहा है कि क्या 2024 में विपक्ष पीएफआई के भरोसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने जा रहा है। सवाल है कि क्या 2024 के लिए राष्ट्रवाद वर्सेस ध्रुवीकरण की जंग होने वाली है। और सवाल यह भी कि क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन टूटने का बड़ा कारण पीएफआई पर एक्शन रहा है। ये सवाल आज इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी का यह दावा है कि पीएफआई पर कार्रवाई जो की गई, पीएफआई पर कार्रवाई की वजह से ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जो गठबंधन में सरकार थी वो गठबंधन तोड़ा है। बीजेपी का दावा कि पीएफआई पर नीतीश कुमार के नरम रुख की वजह से गठबंधन टूटा। बीजेपी का यह आरोप कि बिहार में स्कूलों में मजहबी एजेंडा चलाना भी गठबंधन टूटने की दूसरी बड़ी वजह है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार के 500 स्कूलों में शुक्रवार को मजहबी छुट्टी दी जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने विरोध किया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन का किनारा किया। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। मैं असहज फील कर रहा हूं। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा था। ये सांप्रदायिक शब्द ऐसा शब्द है जिससे मैं पूछूं कि 2013 में नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियस ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ। अभी स्लीपर सेल पीएफआई के रूप में फुलवारी से लेकर 13 जिले में पकड़े गए। इसको संरक्षण देने का कौन काम किया? अगर मैं ये उठाऊं, मेरे पार्टी के लोग उठाए तो आप सांप्रदायिक कहेंगे। अगर ये सांप्रदायिक है उठाना कि आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन रहा है तो मैं सांप्रदायिक बनने को तैयार हूं। अगर बिहार के 500 स्कूलों में मैं किसी ऑफिस में पूछता हूं छुट्टी कब होता, किस दिन, कहता रविवार। स्कूल में छुट्टी कब होता, रविवार। लेकिन उसमें मजहबी छुट्टी शुक्रवार को होता। क्या बिहार में शरिया कानून हो गया, लागू हो गया? ये तुष्टीकरण की इतनी हद, इसका विरोध हम करते रहेंगे। अगर ये सांप्रदायिकता है तो मुझे ये विरोध करते रहूंगा। तो बीजेपी के इन्हीं आरोपों के बाद अब सवाल है कि क्या पीएफआई पर एक्शन से नीतीश कुमार नाराज थे। यह सवाल अपने आप में बेहद है। दरअसल जुलाई 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ से लेकर बिहार के 13 शहरों में पीएफआई के कैंप का खुलासा हुआ था। एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और पीएफआई के 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का खुलासा हुआ। पीएफआई ने कैसे अलग अलग स्तरों पर बिहार को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की, इसका खुलासा हुआ था। 3 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे और कई जगह से पीएफआई के झंडे और पीएफआई के दस्तावेज बरामद किए गए। गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली के दौरान जो साजिश रची गई थी उससे भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। बीजेपी का आरोप है कि बिहार के 500 स्कूलों में मजहबी एजेंडा चलाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ने जुलाई के महीने में ग्राउंड पर जाकर इसकी तहकीकात की थी। वो तहकीकात का एक अंश आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को छुट्टी मिलती है स्कूलों में बच्चों को, उसके लिए क्या कोई कार्यालय आदेश सरकार के तरफ से है या नहीं है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं कार्यालय में, जो इस स्कूल का कार्यालय है वहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं और भी जो टीचर हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं? जी अच्छा। हाँ सर, अभी मैंने यहाँ प्रधानाध्यापक हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार मंडल मेरा नाम है सर। अच्छा, विनोद मंडल जी। जी ये बताइए कि शुक्रवार को यहाँ आपके स्कूल में छुट्टी होगी? जी नहीं, शुक्रवार को सब दिन छुट्टी रहती है यहाँ पर, समझे ना। और यहाँ जो है रविवार, उसके बदले में रविवार खुला रहता है। शुक्रवार छुट्टी और रविवार को? हाँ, इसलिए जो है यह नियम ढेर दिन से आ रहा है सर। कब से ये हो रहा है? करीब 10 हेडमास्टर बदल गए, तब से यही चल रहा है। तो इसके लिए कोई सरकार का आदेश था या? कोई तो आदेश नहीं आया सर अभी तक। आदेश आता हम लोग कर लेते। अच्छा, कोई आदेश नहीं है कि आप इसको संडे को कीजिए कि फ्राइडे? कैसे करेंगे सर? तो फिर ये कैसे ये शुरू हुआ कि भाई शुक्रवार को ही तो सर हमको मालूम नहीं, हम तो मना अभी बने हैं तत्काल,
कि काम तो मैंने करीब 10-20 साल से हो रहा है। शुक्रवार बंदी के लिए ऑफिशियल वर्क अगर होता है हम लोग का, तो हम लोग को काम कर लेते हैं। छुट्टी मिल गया है, वहाँ काम कर लेते हैं। हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है शुक्रवार बंदी के लिए। बाहर ऑफिशियल कोई वर्क है तो आप लोग कर लेते हैं। बच्चों लोगों की छुट्टी संडे को होती है, हम लोग फ्राइडे थोड़ा बच्चे लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसे हम लोग की आदत बन चुकी है, दिनचर्या। तो 2007 से जब से आप यहाँ हैं इसी तरह शुक्रवार को इसी शुक्रवार को ही बंद हो रहा है। अच्छा जी सर। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो भी पढ़ने तो, और हस्बैंड है, सब लोग का तो छुट्टी संडे को है जी, और सब बच्चे लोग का सबका छुट्टी सर संडे को है। कैसे मैनेज होता है? क्योंकि फ्राइडे को आप लोग यहाँ पे, हम लोग स्कूल में, बच्चे लोग घर में। दिक्कत होती है लेकिन। जी सर, प्रॉब्लम तो होती है। जब से स्कूल का जो स्टार्टिंग है तब से फ्राइडे बंद रहता है। ये हम लोग पढ़े भी इसी स्कूल में है और अभी पढ़ाई भी यही करती थी, जब पढ़ती थी तब भी शुक्रवार को ही तब भी शुक्रवार ही बंद रहता था। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद आरजेडी से हाथ मिलाकर नई सरकार बना ली। कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन बीजेपी अब नीतीश कुमार को घेर रही। आरोप ये कि नीतीश कुमार सरकार में कई बाहुबली हैं। बिहार में जंगल राज लौट आया है। नीतीश कुमार की नई सरकार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह खुद सवालों के घेरे में, और कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हो चुका। फरार चल रहे हैं मंत्री जी, और बीजेपी कार्तिकेय सिंह को लेकर हमलावर है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें इस प्रकरण के बारे में जानकारी ही नहीं है। लालू यादव नीतीश के बचाव में कूद पड़े हैं। आपको सुनवाते हैं इस प्रकरण को लेकर के किसने अब तक क्या कहा। हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। इसके बारे में जानकारी कार्तिकेय सिंह नामक एक व्यक्ति राजद कोटे से मंत्री बना, जिनको कानून मंत्री बनाया गया है, को सरेंडर करना था। तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच जाते हैं, शपथ लेते हैं और इनको कानून मंत्रालय मिलता है। तो नीतीश जी को पूरी जानकारी थी। ये कानून के साथ मजाक है, ये कानून के राज के साथ शर्मनाक आचरण है, और नीतीश बाबू के अंदर ये हो रहा है। ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। तो कार्तिकेय सिंह का प्रकरण आपने देख लिया, जिनको सरेंडर करना था, लेकिन उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा दी और कह रहे हैं कि अब नेता की ऐसा कोई मामला नहीं। आज बहस करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर भी, पीएफआई के नेक्सस को लेकर भी, लेकिन उससे पहले बिहार कैबिनेट को लेकर के एक एडीआर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि वो एडीआर रिपोर्ट क्या कहती है बिहार को लेकर के। और ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट है वो आपकी स्क्रीन पर भी है, और उसका डेटा क्या पढ़ के बता देता हूं आपको। इसमें पार्टी के नाम, आप पहला कॉलम देख रहे होंगे, दूसरा कॉलम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एनालाइज, यानी कुल कितने मंत्रियों के बारे में जांच की गई। तीसरा है कि मिनिस्टर्स विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस और परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर्स विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस, मिनिस्टर्स विद डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस। ये अलग अलग कैटेगरी। अब देखिए जरा, आरजेडी के कुल 17 मेंबर ऐसे हैं जिनको एनालाइज किया गया। 17 में से 15 ऐसे हैं जिनके खिलाफ की आपराधिक केसेस दर्ज हैं, यानी कुल 88%। इनमें से 11 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीरतम अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। ये सिर्फ आरजेडी के हैं। जेडीयू के 11 मंत्रियों को एनालाइज किया गया, उनमें से 4 ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक केसेस दर्ज हैं, यानी कि ये परसेंटेज बैठती है 36% की। उन 4 में से 3 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीरतम धाराओं में केस दर्ज किए गए। फिर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात। 2 को एनालाइज किया गया, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और उन 2 में से एक ऐसा जिसके खिलाफ गंभीरतम धाराओं में क्रिमिनल केसेस हैं। उसके बाद हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर है और इंडिपेंडेंट। ये कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहता है कि कुल मिलाकर के नई सरकार के 32 लोगों को स्क्रूटनाइज किया गया, उनके बारे में जांच पड़ताल की गई। उन 32 में से 23 ऐसे मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। उन 23 में से 17 ऐसे मिनिस्टर हैं
जिनके ऊपर गंभीरतम मामले दर्ज हैं और वो आज शपथ ले चुके। ये हालत है मौजूदा मंत्रिमंडल की बिहार के अंदर। और जो ऐसे हैं मिनिस्टर जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, वो कुल मिलाकर के मौजूदा सरकार में 53% है। अब आप खुद सोचिए कि जो सरकार ऐसे मंत्रियों से भरी हो जिनके खिलाफ 53% मंत्रियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हों, उस सरकार का इकबाल क्या हो सकता है। एक तरफ तो मंत्रियों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं आंकड़े दिखाते हुए, तो दूसरी तरफ पीएफआई के साथ संबंध को लेकर के बीजेपी भी नीतीश कुमार को घेर रही। ऐसे में सवाल आज ये कि 2024 में पीएफआई के भरोसे क्या मोदी को विपक्ष रोकने जा रहा है। सवाल है कि नीतीश वर्सेस बीजेपी के पीछे क्या एसडीपीआई और पीएफआई पर एक्शन है। सवाल है कि 500 स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी यानी जुमे को छुट्टी नीतीश कुमार रोकेंगे नहीं। और सवाल ये कि राष्ट्रवाद वर्सेस ध्रुवीकरण 2024 का एजेंडा क्या क्लियर हो चुका है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। संजय टाइगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ फराज फातमी हैं, सचिव हैं जेडीयू से। नवल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। और अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत में करना चाहूंगा फराज फातमी आपसे, जो बीजेपी का आरोप है कि भाई नीतीश कुमार ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए जो 500 स्कूलों में जुम्मे के दिन छुट्टी हो रही है ना उसको रोक रहे हैं, और जो कार्रवाई की जानी थी एसडीपीआई के ऊपर, पीएफआई के ऊपर, वो नागवार गुजरी नीतीश कुमार को, इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। देखिए, जहां तक मैं आपकी सारी बातों को सुन रहा था, सबसे पहले तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी गलती करेगा, जो भी कानून तोड़ेगा, उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी कट्टरपंथी हो, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन से वो जुड़ा हो। तो इसके लिए तो आप बेफिक्र हो जाइए कि बिहार में कानून का राज है, नीतीश कुमार जी की हुकूमत है। जहां तक आप कह रहे हैं बातें, हालांकि बीच में टोकता नहीं हूं सर, लेकिन छोटी सी बात अपनी कहकर आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिएगा। कह रहे हैं ये बातें सर भाषणों में, मंचों पर बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, जब तक यथार्थ में हो तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर जमीन पर कुछ और नजर हो सर, तो ये बातें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। नई सरकार बनने के ठीक 24 घंटे के अंदर रेप, लूट, मर्डर की जितनी घटनाएं बिहार में सामने आई थी सर, मुझसे बेहतर आप जानते हो। आनंद जी मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दिया जाए, मैं अपनी बात को पूरी कर देना चाहता हूं। जहां तक आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने गठबंधन जो वो इस पहले गठबंधन से हटे क्यों, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पहले एलाई थे उनसे पूछना चाहिए किस तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नीचे दिखाने की कोशिश की। पहले तो जहां तक मंत्री पद का सवाल था, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का सवाल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा पार्टिसिपेशन कम से कम 4 मंत्री हमारे होने चाहिए। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ने का काम किया। साथ ही साथ जब माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आए, तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत छोटी सी एक डिमांड थी, उन्होंने स्टेज से रखने का काम किया। वो भी उसको उन्होंने मना कर दिया। विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है, लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करते रहे, कोई सुनने का काम नहीं किया। और अभी जो 2020 का जो चुनाव हुआ, क्योंकि ये पूरी षड्यंत्र तो बहुत पहले से चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। चिराग मॉडल लेकर के चले आए आप। एक तरफ आपने आपके पार्टी के खिलाफ कोई भी एलजेपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और जनता दल यू के खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने, और जिस तरीके से हो सके उनको कमजोर करने की कोशिश हुई। और आज फिर से कुछ दिन पहले तो ये खबर आई कि एक और बड़े सीनियर लीडर जो अभी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, और षड्यंत्र कर करके और भी दूसरा एक और मॉडल लाना चाह रहे थे, जो महाराष्ट्र में चल रहा था, जो मध्य प्रदेश में चल रहा था, और किसी तरीके से नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए इन्होंने सारी षड्यंत्र कर ली। ठीक है, अब भाई आप पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कब तक बर्दाश्त करेगा। ठीक है फराज तो भाई, आपने बातें कही सर, ओपनिंग कॉमर्स में किसी को रोकता नहीं, लेकिन इन्हीं का जवाब मैं लेता हूं संजय टाइगर साहब से। संजय टाइगर साहब बताइए जरा कि अगर कारण राजनीतिक है गठबंधन टूटने के, तो उनको ध्रुवीकरण का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये आप क्यों कह रहे हैं कि भाई हमने एसडीबीआई और पीएफआई पर कार्रवाई कर दी इसलिए नीतीश कुमार अलग हो गए? देखिए, कई कारण हैं।
पहला तो सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, हमने असमर्थता जताई। और दूसरा, जो मृगमृचिका देख रहे हैं वो मृगमृचिका के शिकार हो गए हैं, अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए और उसके लिए बहाने बनाने लगे। आज जो बहाने बनाए जा रहे हैं, 2010 में हमारे साथ लड़कर आए थे, सरकार चल रही थी, 13 में क्यों चले गए, 15 में जब महागठबंधन के साथ तेजस्वी जी के साथ मिलकर लड़े थे, सरकार बनी थी, उनको छोड़कर 17 में हमारे पास क्यों चले आए, फिर 20 में हमारे साथ चुनाव लड़े, जीते, और 22 में उनके साथ क्यों चले गए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जी। उनकी फितरत रही है, अपने मातंकजाओं को साधने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर बहाने बनाते हैं। ये बात भी जरूर है कि हाल के दिनों में एक दो विषय आया था। एक तो जो सीमावर्ती जिला है बिहार का और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ स्कूलों में बिना किसी सरकारी आदेश के जी शनिवार को सरकारी छुट्टी होती थी, जो सरकारी नियमों के खिलाफ था। जब मामला संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उस पर दबाव बनाया कि भाई सरकारी नियम का कोई कैसे उल्लंघन कर सकता है। पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों के लिए एक नियम, एक कानून चलेगा। पीएफआई में का जो मामला आया, जो चाहते हैं, जिनका मिशन है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाएं, और उसके लिए जो उनकी गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जो पूरा पर्दाफाश हुआ, तो हम चाहते थे कड़ाई से पेश आया जाए। लेकिन पहले इनकी से भी इनकी तुष्टीकरण की जो नीति रही है, जिसका हम खिलाफत कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी इनकी जो नरमी थी वह भी, और हमारा जो दबाव था कि नहीं इस पर सख्ती से, तो वह भी उनको नागवार गुजरा। यानी आप हमारे सहयोग से सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप मनमानी करेंगे, ऐसे तो नहीं ना होगा। गठबंधन की सरकार चलती है सबको साथ लेकर के, और जो उनके जनाब बोल रहे हैं कि चिराग मॉडल, अरे चिराग जब गठबंधन से अलग हो गए तो उनकी सीट पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे हमारा क्या, वो तो हमारे सीटों पर लड़ रहे थे, उनको ज्ञान की कमी है। और राघोपुर में हमारे खिलाफ लड़े थे, भागलपुर में हमारे खिलाफ लड़े थे, कई सीटों पर हमारे खिलाफ लड़े थे जब वो गठबंधन के हिस्सा ही नहीं थे। और आप तो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर वोट मिलता है, और जब वोट नहीं मिला तो कह रहे हैं कि चिराग के चलते गड़बड़ हो गया। तो क्या नीतीश जी मानते हैं कि चिराग जब चाहेंगे तभी जीतेंगे, नहीं चाहेंगे तो ये हार जाएंगे? ये सब लचर तर्क है। ठीक है सर, इस बात का जवाब मैं फराज फातमी से लूंगा, लेकिन उससे पहले नवल किशोर जी, मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा आपकी इस आरोप को लेकर के, जो आज की तारीख में बीजेपी लगा रही है आपकी सरकार के नए साथी के ऊपर कि भाई ध्रुवीकरण के ऊपर कार्रवाई नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई, इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी का साथ पकड़ लिया। देखिए, हिंदू मुस्लिम राजनीति का तो आर्किटेक्ट है बीजेपी और भाजपा। आप देख सकते हैं कि 300 से ऊपर एमपी हैं, उसमें एक भी अकलियत समाज के लोग नहीं है। 1700 से ज्यादा विधायक हैं, उसमें भी कोई नहीं है। अब संसदीय दल से शाहनवाज जी को भी बाहर कर दिया गया है। तो कौन धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, और उसमें आप कितना सहयोग करते हैं, ये तो पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये है कि जो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है वो मात्र सरकार का परिवर्तन नहीं है, पूरे देश में उसने एक संदेश दिया है कि जो दल अपने आप को अधिनायक समझता है, तानाशाह समझता है, अहंकारी समझता है और अपने रीजनल पार्टनर को अपना अधीन समझता है, उसको एक बहुत बड़ा संदेश मिला है। यही कारण है कि बिहार में आज भाजपा करे कि एकला चलो, अरे अकेले तो छूट जो है वो गंभीर है कि नवल किशोर जी, आपका सिग्नल फ्रीज हो रहा है सर, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही। अब निजेश अवस्थी जी, मेरा सवाल ये आपसे रहेगा कि इस बीजेपी के इस आरोप में आप कितना वजन देखते हैं कि भाई 500 स्कूलों में जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी, हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। वो कह रहे 2047 को लेकर के पीएफआई का जो प्लान था, केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती थी, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और गठबंधन तोड़ दिया। अनंत जी, जिस दिन नीतीश जी ने ये गठबंधन तोड़ा, मैंने उसी दिन उस एक चैनल पर कहा था कि ये मसला इतना सामान्य नहीं है जी। जिस दिन
फुलवारी शरीफ से वो मॉडल पकड़ा गया, उसी दिन से इस सरकार पर खतरे के चिन्ह मंडराने लगे थे। आप एक बात बताइए, जितने भी बहाने बनाए जा रहे हैं, चिराग मॉडल को बीते कितने दिन हो गए? अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं, उसके बाद तो सरकार चल रही थी। ठीक बात। उसके पश्चात इन्होंने कहा आरसीपी सिंह वाला, वो मसला भी पुराना हो गया। कौन सा मसला ऐसा है जो अभी था? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू ने एनडीए का साथ दिया 2 दिन पहले। ठीक बात। 2 दिन में ऐसा चिराग मॉडल कौन सा आ गया? 2 दिन में ऐसा कौन सा मॉडल आ गया कि रातों रात लगा कि सरकार गिर जाएगी, सरकार बदल देंगे? ये तो गले के नीचे नहीं उतरती ना ये बात। आपने कहा क्या विपक्ष पीएफआई का साथ लेगा? अनंत जी, आपको तो मालूम है पीएफआई क्या, ये तो पाकिस्तान भी गए थे कि हमसे तो नरेंद्र मोदी जी हट नहीं पाएंगे। कांग्रेस के एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री, वो वहां गए, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई हमसे तो नरेंद्र मोदी नहीं हट पाएंगे, आप लोग हमें ये मदद कीजिए हमारी किस तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाने में। आप पीएफआई की बात कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान तक जाकर के कहते हैं। बात बड़ी साफ सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में इस समय जिस तरीके से चल रहा है, जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। अनंत जी 10 सेकंड 15 सेकंड और लूंगा, आपने कहा है तो मुझे बात करने का मौका दीजिए। बात यह है कि आजादी से पहले जिस मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम गाने को मना किया था, आज वही वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, वही अलगाववाद दिमाग में है। सावरकर की फोटो मुस्लिम बहुल इलाकों में गद्दारी के कारण नहीं है, आज आ गया ना सामने सबके कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सावरकर की फोटो नहीं लगेगी, सावरकर का पोस्टर नहीं लगेगा। कोई गद्दारी, कोई माफी का मसला नहीं है। मसला सिर्फ उन लोगों को तुष्टीकरण की नीति अपनाना है जिन्होंने अब तक तुष्टीकरण की नीति अपनाई जी। असली मसला ये है। तो देश ये देख ले। लेकिन सर क्या है तुष्टीकरण 2024 का चुनावी एजेंडा भी सेट कर रहा है क्या? मैं ये जानना भी चाहूंगा। और अवनीश जी, मैं आपके पास वापस उठूं उससे पहले शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा अतीकुर रहमान आपसे। अतीकुर रहमान, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जो पहला डायलॉग आया वो ये है कि भाई 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने यही कहा। अब बीजेपी आरोप लगा रही कि नीतीश कुमार भाई ध्रुवीकरण चाहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर विपक्ष के चेहरे नीतीश कुमार बनते हैं तो क्या ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव के दौरान? अपीजमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव के दौरान? जो सहारा लिया जा रहा है मुंह छुपाने के लिए बीजेपी के द्वारा, मैं समझ रहा हूं, अगर बीजेपी इस बात में विश्वास रख रही है कि नीतीश कुमार इन ओछी हरकतों का सहारा ले रहे हैं, तो मुझे दुख है इस बात को बताने में कि ट्विटराटी की इस बात को आप हकीकत में बदल रहे हैं। जो ट्विटर पे आमतौर पे कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो बीजेपी का दुनिया में कोई स्थान नहीं होता। आप इस चीज को अपने आप ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, जो मुद्दों पे बात हो रही है कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि फ्राइडे हॉलीडे जी 20 साल से चल रही है। तो आप क्या गुलामी कर रहे थे नीतीश कुमार जी की 20 साल से? आज आपको होश आया है कि फ्राइडे हॉलीडे चल रही है स्कूल्स के अंदर? अरे इतना लेम एक्सक्यूज लेकर आते हो और नीतीश कुमार पे इल्जाम लगा रहे हो कि उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे। अरे मुट्ठी भर सीट लेकर जो मुख्यमंत्री बन गया वो क्यों बनेगा भाई उपराष्ट्रपति? मुंह छुपाने के लिए अभी आपकी तारीफ है तंज है सर नीतीश कुमार के ऊपर कि मुट्ठी भर सीटों से वो मुख्यमंत्री बन गए। मैं अवनीश जी में आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान अपनी बात पूरी कर ले सर, मैं वापस लौटाऊंगा आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, ये तारीफ है नीतीश कुमार की, ये तंज है कि मुट्ठी भर सीटों से मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूं कि इतना होल्ड है नीतीश कुमार का। बल्कि ये भी एक तारीफ की बात है, मैंने ट्वीट किया था कि सारी की सारी नजरें अब गड़ी हुई हैं कि नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे ईडी कब खटखटाएगी। और अगर नहीं खटखटा रही है तो अगर प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है 2024 में तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है बस।
सर वही तो मैं कह रहा हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार है तो नीतीश कुमार है। बीजेपी ये कह रही है, और अवश्य जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा बीजेपी के इस कथन के ऊपर कि भाई 500 से ज्यादा स्कूलों में अगर जुम्मे के दिन छुट्टी करवा रहे हैं तो नीतीश कुमार करवा रहे हैं। बीजेपी तो चाहती है रोकना, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को वो रुकावट पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो किनारा कर गए। आनंद जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं अतीकुर रहमान की इस बात से सहमत हूं कि अगर ये छुट्टी 10-20 सालों से चल रही थी, इस बीच भाजपा भी वहां पर सरकार का अंग रही है, बिल्कुल, तो भाजपा ने अब तक ये आपत्ति क्यों नहीं उठाई थी? मीडिया में आई, झारखंड के जामताड़ा के पहले खबर आई और उसके बाद मालूम चला ये तो बिहार में भी चल रहा है। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि अब तक उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी, जो मैं ये कह रहा हूं, कोई माने या ना माने, और अभी तक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, होमी जहांगीर भाभा की कैसे हत्या हुई ये आज सीआईए का एक व्यक्ति लिखता है, सालों साल बाद, पता नहीं कितने दशकों बाद। शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में वो व्यक्ति लिखता है और प्रमाण के साथ लिखता है। और बात यह है कि ये जो जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, मैंने आपको बताया कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जेडीयू एनडीए को वोट देता है और 8 तारीख को कहता है कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी। जी, कोई किसी को कुछ भी समझ में आता है इसमें? क्या कोई तर्क समझ में आता है क्या नीतीश कुमार के जेडीयू के इसमें? द्रौपदी मुर्मू को भी वोट दिया, जगदीश धनखड़ को भी वोट दिया, और उसके बाद 8 तारीख को वो इस बात का जवाब सर फराज फातमी और नवल किशोर जी देंगे। लेकिन संजय टाइगर, जो सवाल अवनीजेश अवस्थी ने भी आपसे पूछा कि भाई बीजेपी अगर आज की तारीख में कह रही है कि ये 500 स्कूल ऐसे हैं जहां जुम्मे को छुट्टी हो रही है और एक खास समुदाय को प्रभावित करने के लिए नीतीश कुमार रोक नहीं रहे, तो आप तो सरकार में साथ में थे सर, तब क्यों नहीं रोक लिया? नहीं, देखिए, जब मामला संज्ञान में आता है, प्रकाश में आता है, तब उस पे तह में जाने का प्रयास सर, मतलब विपक्ष में आते ही चलता है कि सरकार से जाती मामला प्रकाश में आ गया। बताता हूं, पीएफआई का मामला अभी प्रकाश में आया। अब जांच में पता चल रहा है कि कितने दिन से ये संगठन इस गतिविधि में लिप्त हैं। तो जब संज्ञान में या कार्रवाई की बात होगी, नहीं संजय टाइगर जी मुझे बताइए सर, अच्छी बात होती। मैं सर इतने भोलेपन से चीजों को स्वीकार नहीं सकते ना, मुझे बताइए सर, सरकार से गए मामला प्रकाश में आ गया, ऐसा होता है? आप अगर ये नहीं, मैं पूछता हूँ टाइगर जी, ये चूंकि पहले से मामला चल रहा था और अब आप उठा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा, संजय टाइगर जी, कार्रवाई होनी चाहिए सर। मैं नवल किशोर से बात का जवाब लूंगा कि कार्रवाई में वो लोग कब उठेंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि बहुत दिन से चल रहा है। संजय टाइगर जी, एक छोटा सा सवाल मुझे बताइए सर, वहां जो अध्यापकों के बीच हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो उनसे पूछा कि भाई आपके संज्ञान में कब से चल रहा है? वो कह रहे हैं भाई कम से कम 2003-2004 से तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, उससे पहले से चल रहा है, यानी 17-18 साल के तो अध्यापक गवाए तब से चल रहा है सर। मैं पूछूं आपसे, 17 सालों से बताइए संजय टाइगर जी, संभव है क्या कि बीजेपी जो एक्टिव पार्टी वहां पर है, जिनके एजेंडे के, जिनकी सोच के खिलाफ है, आप कहते हैं ऐसा ध्रुवीकरण होना, आपको पता नहीं चल रहा? आपकी जो लोकल यूनिट है वहां की, आपके जो लोकल कार्यकर्ता आकर रिपोर्ट नहीं करते थे कि भाई क्या हो रहा है वहां पर? आपके रिपोर्टर पहले क्यों नहीं गए? हाँ, आपके अच्छा, न्यूज चैनल का ये दोष है कि किसी खबर को हम लोगों ने लेट दिखाया। आपकी सरकार वहां है, या आपका दोष नहीं कि व्यवस्था वहां है? करके इस मामले के गंभीरता को आप समाप्त नहीं कर सकते। जब भी प्रकाश में आया, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब संज्ञान में आया तब हमने कार्रवाई की बात की, उसमें नरमी क्यों है? और आज जो लोग कल तक नीतीश कुमार को विपक्ष में होने के बावजूद भी आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं सर, इसके बारे में जानकारी मैं आपको इसी शो के दौरान दूंगा। लेकिन उससे पहले नवल किशोर बताइए जरा सर, बताइए जरा कि क्या सरकारी आदेश के बिना इतवार की छुट्टी को बदलकर जुम्मा कर देना ठीक है क्या? वैकेंसी कहाँ है? हाँ, अकेले बीजेपी में। ठीक है संजय टाइगर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। नवल किशोर, 2024 में बहुमत में अब पिछली बार से प्रचंड बहुमत में आएगी जी, कोई वैकेंसी नहीं है, उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। ठीक है संजय टाइगर जी, मैं आऊंगा आपके पास सर, अपनी बारी का थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। नवल किशोर जी, देखिए त्यागी जी, देखिए दो चीज बहुत स्पष्ट है। आप बोल रहे हैं ना कि टूटने का कारण क्या है और नीतीश कुमार जी और भाजपा के विषय में क्या ऐसा हुआ। 30 तारीख को जेपी नड्डा और 31 तारीख को अमित शाह जाकर क्या बोलते हैं बिहार की धरती में? नहीं, किसी के भाषणों से सर अगर गठबंधन टूटा करता हो भी सरकार का तो बात ही अलग होती है। भाषणों का इतना प्रभाव नहीं होता कि लोग अपनी सत्ता गवाते। जेपी नड्डा जो मौका परस्ती होती है सर, राजनीति में बात अलग है।
एक सेकंड नवल किशोर जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। वो उसका एक्सप्लेनेशन सर जेडीयू दे देगी। मुझे आप बता दीजिए कि भाई अगर छुट्टी का दिन बदल करके जुम्मा कर दिया गया, वो बिना किसी सरकारी आदेश के, तो क्या आरजेडी इसके साथ खड़ी होती है कि विरोध में खड़ी होती है? नहीं, पहले आप ये क्यों नहीं पूछ लेते? उनसे जवाब तो आपने लिया नहीं। हाँ। कि 17 साल से शासन में रह के, अरे महाराज वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारे संज्ञान में मामला जब आया हम तो तब कह रहे हैं कार्रवाई करें। आज आप सत्ता में हैं, बताइए कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, आपका काम भी वही है कि जो मूल मुद्दे हैं उससे हटाकर आप भी हिंदू मुसलमान करेंगे, और नहीं करेंगे तो मोदी जी आपको पसंद नहीं करेंगे। नवल किशोर जी, किसी का काम नहीं है सर। बंद हो जाएगा। एक सेकंड सुन तो लीजिए सर। आपने नवल किशोर जी, मेरा तो कहना यह है सर, जो वहां के अध्यापक, वहां के अध्यापिकाएं ये कहते हैं कि भाई जुम्मे को छुट्टी होना ठीक नहीं है, हमें भी बिना सरकारी आदेश के ऐसे ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, घर में परेशानी होती है। तो मेरा तो कहना है सर, हिंदू छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, जो सरकारी आदेश है वैसी चीजें पालन कर दीजिए। नहीं तो पालन करने के लिए क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन थे वहां पे? सरकारी आदेश का क्या हुआ? तो भाजपा को बताना चाहिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो बात आपको पूछना चाहिए, क्योंकि उधर आप नहीं पूछ सकते हैं। हाँ। आपको पूछना चाहिए कि आप 17 साल से केवल सत्ता का लाभ उठा रहे थे। नवल किशोर जी, आपसे पहले ये सवाल मैंने संजय टाइगर जी से ही पूछा था, ना आपने जवाब दिया सही तरीके से, ना सीधा जवाब उन्होंने दिया। यहाँ पर मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा अतीकुर रहमान के पास। अवनीजेश जी। मैं नवल किशोर जी से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं कि बीजेपी के समय में जो भी योजनाएं और जो भी कुछ चल रहा था वो जो कहता हूं चलता रहेगा, उस पर कोई सवाल पूछने का हक तो नहीं है ना? या आप बदलेंगे? अब आपसे पूछा जा रहा है, आपकी सरकार है, अब आपकी सरकार है, आप क्या सरकारी आदेश को, आप सरकारी आदेश के हिसाब से बीजेपी चलाती रही? मैं कहता हूं नीतीश कुमार भी नहीं चला रहे थे, बीजेपी चला रही थी। आप क्या चला, आप बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये पूछा जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दर्शकों को समझ में आ रहा है। नहीं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं बोल रहा हूं कि जो 19 लाख रोजगार का वादा करके आपने 19, अरे भैया झूठ, अरे शुक्रवार की छुट्टी कर रहे हैं भैया, शुक्रवार की छुट्टी की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा? आप तो प्रोफेसर हैं यार, क्या पढ़ाते हो तुम? आपसे तुम क्या पढ़ाते हो? सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दे रहे हो। शुक्रवार की छुट्टी के बारे में आपकी क्या नीति है? शुक्रवार की छुट्टी के बारे में आपकी नीति कुछ है कि नहीं है? आरएसएस क्या कर रही थी? आपसे सवाल पूछा गया है, क्या यही पढ़ाते हो क्या बच्चों को? आपसे पूछ, आप कौन होते हो पढ़ाते हो कॉलेज में अपना? आप कौन पूछ, कॉलेज में पढ़ाते क्या हो ये कि सवाल कुछ पूछा जाए जवाब कुछ और दो? आपको कुछ आता है? एक सेकंड कि शुक्रवार नहीं होते हैं सर। एक सेकंड अवनीजेश जी, मैं आपका काम आसान कर देता हूं सर, मैं सीधा वही सवाल दोहरा देता हूं। नवल किशोर जी एक सेकंड, नवल किशोर जी एक सेकंड, नवल किशोर जी मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं आपको 1 मिनट पूरा दूंगा अपना जवाब पूरा करने के लिए। मेरा सवाल 6 से 7 सेकंड में पूरा हो जाएगा सर। नवल किशोर जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है सर, नहीं, आपने और इनमें अंतर क्या है, यही बता दीजिए। हाँ, इनमें और आप में क्या अंतर है? अब वो अंतर खोजो प्रतियोगिता सर, आप आरजेडी में शुरू करा लीजिए, आरजेडी वाले आपको उसमें प्रतियोगिता में खोजकर बता देंगे। मेरा छोटा सा सवाल नवल किशोर, हमको ही पूछने दीजिए ना अवनीश से। अरे आप पूछ लीजिएगा सर, पहले मेरा तो सवाल का जवाब दे दीजिए ना। इनको क्यों पूछने दिया आपने? नवल किशोर जी, मैं कह रहा हूं अपना सवाल पूछिएगा सर। अब तू में खाली समय व्यर्थ हो रहा है, आपके पास सवाल पूछने का जो वक्त है वो कम होता जा रहा है। मेरा छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद आपको जिससे जितना सवाल पूछना है पूछिएगा, आप पूरा वक्त रहेगा आपके पास। मैं तो खाली सर ये पूछ रहा हूं कि मैं आपकी इस बात को ठीक मानते हुए कि पिछली सरकार में जेडीयू और बीजेपी का फर्ज था कि जो लूप होल है उनको सुधारा जाए, सुधारा नहीं गया। 17-18 साल से वहां जुम्मे कोई छुट्टी हो रही है, गलत हुआ, बिना शासनादेश के ऐसा होना बिल्कुल ठीक बात है। मेरा कहना सर ये कि सरकार के आज आप हिस्सेदार हैं, आरजेडी से आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। जो चीजें पिछली सरकार में गलत हुई, क्या आप सुधरवाएंगे कि नहीं सुधरवाएंगे? बिल्कुल सुधरवाएंगे। तो यानी अब शुक्रवार की छुट्टी बंद होगी, जो पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू है, अब रविवार कोई छुट्टी होगी सर? अरे त्यागी जी, जवाब तो सुन लीजिए। पिछले सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा करके नहीं दिया, वो भी एक झूठ था। उसके खिलाफ में हम 10 लाख या 20 लाख नौकरी देने का और रोजगार देने का वादा कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। 17 सालों में आपने 6 लाख रोजगार दिए नीतीश कुमार ने, और आप कहते हैं कि अगले 3 साल में 20 लाख रोजगार दे देंगे सर। नहीं, एकदम, अरे एकदम नहीं। अब इसका सर मैं जरा डाइसेक्शन कर लूं। पूछिए ना, एक सेकंड अवनीजेश जी, नवल किशोर जरा अब इस बारे में पहले बात कर लेते हैं सर। मुझे बताइए कि पिछली दफा उद्योग को लेकर के कितना प्रतिशत बजट बिहार सरकार ने आवंटित किया था कुल बजट का?
अनंत पूछिए ना, उद्योग जो बढ़ाएंगे सर सरकार तभी में तो ना। नहीं, अरे सरकार में जो है उससे मैं कह पूछिए रहा ना हूं। कि उसने, अरे आप ही तो सरकार में हैं सर। नहीं, हाँ तो हम करेंगे ना, आप ही हमने तो बताया सरकार में कैसे हैं। करेंगे। आप ही से हमने- पूछ रहा हूं सर मैं। मुझे नहीं, बताइए कि हमने- दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं, या तो आप सरकारी नौकरी देंगे या उद्योग करेंगे। सरकारी नौकरियों के लिए 2020 में नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास। अनंत जी समस्या ये है ना कि आप सवाल केवल उसी से पूछेंगे जो विपक्ष में है और काम कर रहा है। 2 मैं करोड़ काम तो करता हूं आपने सर पूछा बिहार नहीं, में जो दोनों 19 सरकार लाख में है ना। पूछा नहीं, एक सेकंड फराज 15 फातमी, लाख मैं पे यही पूछा सवाल नहीं, लेकर आपके पास में आ जाता हूं सर। स्मार्ट नवल सिटी किशोर पे जवाब नहीं दे पूछा पा नहीं। रहे। फराज फातमी साहब बता दीजिए जरा कि जिस रोजगार की बातें नवल किशोर ने की वो कैसे कर लेंगे सर? 20 लाख रोजगार अगले 3 साल में कैसे दे देंगे? पूरा भरोसा है कि वो नौकरियां देंगे। हाँ, और मैं इस बात का स्वागत अभिजीत जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक सेकंड बस छोटा सा रिएक्शन ले लूं जरा फराज फातमी से। फराज फातमी साहब आपकी तरफ से सर माइक म्यूट हो गया। फराज फातमी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए। जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ये कह रहा हूं आनंद जी कि अभी आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आपको तो अभी परेशान नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन तो सरकार को गठन हुआ है जी, और निश्चित तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक बात। आज आप बिहार के अंदर जो तरक्की अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे हर बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, हर तरीके से तरक्की हो रही है। अब जहां तक आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, वो भी आएगी। निश्चित तौर पे जो वादा किया उसको पूरा किया जाएगा। अभी इतनी आपको परेशानी क्यों हो रही है? और ये जो मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे लेकर के आ रहे हैं आप, चाहे रजिस्टर दिखा रहे हैं या फिर आप PFI, भाई हमने तो पहले ही कह दिया है कि ये यहाँ पे स्टेट के अंदर ये कानून का राज चलेगा, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा पहले वाला एक काम कीजिए फराज फातमी साहब, आपने मुझसे पूछा कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मौका देंगे ये कारण बताने का कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं। आनंद जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर केंद्र सरकार को इतनी हम लोगों की फिक्र है या टाइगर जी बैठे हैं तो हमें विशेष राज का दर्जा हम डिमांड कर रहे हैं, हमें पूरा कर दें। क्यों नहीं करते हैं? 2 मरतबा ये खुद सरकार में रहे हैं और विधानसभा के अंदर पास करके इसको भेजा भी जा चुका है। जानते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसको पूरा करने की जरूरत है। इसे हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेकर के जाना है, और उसके बावजूद भी अगर कहते हैं ये इन चीजों को इन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे तो बड़ी अफसोसनाक की बात है। और जहां तक और किसी ऑर्गेनाइजेशन अब एक सेकंड फराज फातमी साहब, अब आपने अपनी बात पूरी कही सर। अब मैं खाली बता देता हूं 2 छोटे छोटे कारण कि मैंने सवाल आपसे ये क्यों पूछा था। हर जगह छापेमारी। एक सेकंड फराज फातमी साहब, फराज फातमी साहब सर, ये किसी ग्रेविटी के बहुत तर्क नहीं है जो आप दे रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ग्रेविटी वाले एक वजन वाले तर्क देंगे और उसी का मौका मैं आपको देने जा रहा हूं सर। मैं पूरी बातें सुनूंगा, मैं खाली 2 बातें रखना चाहूंगा सर। पहली बात, जो 500 स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी का मुद्दा अब उठा है, मैं इस बात को मानने के लिए चलिए तैयार हूं कि जब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे आपको नहीं पता लगा होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूं कि 17 सालों की सरकार में नहीं पता लगा, अब पता है सर। अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी क्योंकि सरकार में आप। दूसरा, जो रोजगार को लेकर मैंने सवाल पूछा सर, उसके पीछे की एक वजह है। नीतीश कुमार ने 2020 में चुनावी भाषण में कहा था, तेजस्वी यादव का रिप्लाई करते हुए, कि भाई पैसे कहां से लाओगे नौकरी के लिए? चोरी करोगे, फेक करेंसी छापोगे या पेड़ से तोड़कर लाओगे? पैसे नहीं है। उद्योग के लिए आपकी सरकार में पिछले बजट में 1% से कम, कुल बजट का 1% से कम आवंटित किया गया था। उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि आप ही के प्रदेश में 17 जिले ऐसे हैं जिसमें कि जो पलायन का रेट है वो 50% से ज्यादा है। 2 ही वजह से युवा पलायन कर रहे हैं, शिक्षा और रोजगार। इन आंकड़ों के आधार पर मेरा सवाल है सर, किसी का आक्षेप नहीं। देखिए आनंद जी मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने मेरी बात को कम करने का, वजन कम करने की बात कही। अब 2 करोड़ नौकरी का तो वादा कुछ किसी ने किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपको डंके के चोट पे कह सकता हूं कि किसी भी हाल में आपको जान के खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही हर विभाग से ये डाटा मांगा गया है कि कहाँ आवेदन, मतलब कहाँ वैकेंसी नहीं है हमारे पास। जहाँ वैकेंसी नहीं है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एवरी मंथ सभी मंत्रालयों से उसको मांगा गया है। और रही बात, आपने कहा कि अटेंडेंस की, जहां तक आप बात करते हैं या फिर जो छुट्टी की बात कर रहे हैं, अगर कहीं गलती हुई है
तो निश्चित तौर पे उसको ठीक किया जाएगा। जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है वहाँ सर, के बड़ी बात नहीं है, ठीक किया जाएगा, आपकी बात मान गया। अब आप कह रहे हैं जो चुनावी वादे किए गए, हालांकि वो चुनावी वादों का पूरा होना या ना होना आज का मुद्दा नहीं था, लेकिन चूंकि चर्चा में जिक्र आ गया है तो सर नीतीश कुमार ने 2020 में क्या कहा था नौकरियों को लेकर के, मैं उसका एक छोटा सा अंश सुनवा देता हूं, वापस चर्चा पर लौट रहा हूं। सर एक बार वो सुन लीजिए सर। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? फराज फातमी साहब, 2020 का नीतीश कुमार का कथन आपने सुन लिया। अब 2 साल में क्या बदलाव हुआ सर, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। तो मैं आपको जानना चाहिए कि बिहार के अंदर कई इंडस्ट्रीज आए, कई प्लांट्स खुले हैं और रोजगार बढ़ा है। कौन सी इंडस्ट्री आई सर, जरा बताइएगा। भाई आपको प्लांट आया है। कौन सा प्लांट आया सर, बताइएगा जरा। बॉटल प्लांट आया है, फिर कहते हैं आपको उसका इथेनॉल का प्लांट लगा है। क्या वो क्या कम है? क्या इंडस्ट्रीज आ रही हैं और आपको जान के खुशी होगी कि और भी आगे प्लानिंग हो रही है। तो निश्चित तौर पे रोजगार का जो एजेंडा फिक्स किया गया है, उसको जो रेस्ट 3 साल है उसको पूरा किया जाएगा। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक अच्छी सरकार आई है, जो गरीबों की सरकार है, जो सोशलिस्ट की सरकार है, जो सोशल जस्टिस की सरकार है, उस पर आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातें आपने की। अब डिबेट चूंकि बिहार सेंट्रिक होती जा रही है, मैं चाहूंगा कि वापस हम लोग अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आए। अमित जी आपके पास मैं उससे पहले छोटा सा कमेंट चाहूंगा अतीकुर रहमान आपसे। अतीकुर रहमान, मुझे बताइए जरा कि ये स्वीकारने में या कहने में कि भाई जो शासनादेश है उसके हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, कोई गुरेज होना चाहिए क्या? आनंद जी, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा जो जुमा की छुट्टी है जी, क्योंकि इससे पहले भी ये मामला उठा और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार भी बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। क्यों? क्योंकि जब जामकारा झारखंड में जुमे की छुट्टी का मामला आया तो इन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई पे उसका इल्जाम कर दिया कि भाई उनके चलते, उनके प्रेशर में वो किया गया। और उस घटना से आज तक के कभी बिहार का मामला सामने नहीं आया। आज आया जब इनकी सरकार गिर गई तो ये एक्सपोज हो गए। जहां तक कि जुमा की छुट्टी का सवाल है, आपको याद होगा आनंद जी, जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार यूपी में थी और वहां पर ये प्रपोजल आया था तो मुसलमानों ने खुद मना किया था, हमको जुमा की छुट्टी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जुमा की छुट्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। इस्लाम के अंदर छुट्टी का कोई इम्कान नहीं है। अतीकुर रहमान, ये बात आप मान रहे हैं ना सर? ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मान रही है सर। चाहे पुरानी सत्ता के लोग हों, चाहे मौजूदा सत्ता के लोग हों, वो लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं चर्चा पर वापस लौटूं, इसी बीच बड़ी खबर एक आ रही है कि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर वारंट जारी होने के मामले में जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला सरकार के संज्ञान में होता तो शायद उनको शपथ नहीं दिलाई जाती। मुझ पर वारंट नहीं बल्कि केस था, मुझे फिर भी इस्तीफा देना पड़ा था। कार्तिकेय सिंह को उनके खिलाफ वारंट जारी था, उसके बावजूद नीतीश सरकार में उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद विवाद हुआ तो जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। सुनिए जरा एक बार। ये तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है और जिस दिन शपथ हो रहा था उस दिन भी हम लोग नहीं जानते थे। और अगर ये इस प्रकार की बात आप कह रहे हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। तो यदि ये बातें हैं तो कानून उनके लिए अपना काम करेगा, चाहे जो भी रहे, जिस रूप में भी रहे, कानून से बच नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई इसमें है कि उन पर कोई वारंट है और गलत गतिविधियां पाए गए हैं तो निश्चित रूप में बिहार सरकार उनके खिलाफ काम करेगी। आपको लगता है सर कि वैसे मतलब जो आपराधिक मामले में शामिल हैं और वारंट जारी हो, उनको शपथ कराया जाना चाहिए था? हम समझते सरकार को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो शायद उनको शपथ नहीं करवाया जाता। आपको
फराज फातमी, ईमानदारी से जरा बताइए, कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करना है अपहरण के मामले में, पता नहीं था क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज कह दूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर कोर्ट किसी को भी दोषी करार देगा तो निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी का एक ही एजेंडा है। ये तो आदर्श वाली बातें हुई सर। मुझे बताइए, कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करना है, ये बात क्या नीतीश कुमार को पता नहीं थी क्या? आप एक लाइन में इस चीज को समझ लीजिए जी, शायद जानकारी नहीं होगी, निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई होगी अगर वो सही बात है। मैं इसको एक फेल्योर के तौर पर देखता हूं सर। और मुझे बताइए अभिजीत अवस्थी जी कि क्या नीतीश कुमार जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं उनको सरेंडर करना है कोर्ट के सामने जाकर के, ये ना पता होना क्या संभव है? और अगर ऐसा संभव हुआ है तो क्या फेल्योर नहीं है? अनंत जी, एक बात, 2-3 बातें मैं कहूंगा बहुत कम से कम समय में। एक तो इन्होंने कहा कि ये गरीबों की सरकार है। आपने अभी डाटा दिखा रहा था, 84% लोग इस सरकार में करोड़पति हैं। ये ऐसी तो गरीबों की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्लांट लगे हैं, एथेनॉल का प्लांट लगा है, वो केंद्र सरकार के प्लांट है, उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। तीसरी बात, आपने ये कहा कि हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, जब दर्जा नहीं मिला था तब सरकार क्यों नहीं छोड़ी, तब गठबंधन क्यों नहीं छोड़ा? आपने बिहार के लिए नहीं छोड़ी, आपने कहा, आपने ही जो कहा है कि हमारी पार्टी तोड़ रहे थे, आपने बिहार की जनता के लिए नहीं तोड़ा ये गठबंधन, अपनी पार्टी को बचाने के लिए तोड़ा है ना गठबंधन। आपके ही वक्तव्य है, ये किसी और का वक्तव्य नहीं है। जहां तक आपने अनंत जी बात कही है, बात बड़ी साफ सी है कि ये जो स्थितियां बनी है आज, यहाँ पर एक अगर छोटी सी नौकरी होती है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है सरकारी नौकरी में, मंत्री का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। मंत्री का कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई वारंट है, उसको सरेंडर करना है कि नहीं करना। अभी जुलाई के महीने में उनको कहा गया कि आपको सरेंडर करना है, 16 अगस्त की डेट थी, यही हुआ है। और सरकार कह रही है हमको मालूम नहीं है। मैं छोटा सा रिएक्शन इसमें नवल किशोर का भी चाहूंगा सर, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम बचा हुआ है। नवल किशोर जी बताइए जरा कि आनंद मोहन का तो अभी मामला थमा भी नहीं था कि अब कार्तिकेय सिंह का मामला फिर सरकार के गले पड़ गया है। ये तो पहले कहा जाता था कि जंगल राज वापस आ गया है, अब तो कानून मंत्री ऐसे जिनको सरेंडर करना था लेकिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। देखिए, जानकारी के अभाव में आप कुछ भी कर सकते हैं, और नीरज जी जो ज्ञान की बात करते हैं उनको भी हो सकता है कि जानकारी के अभाव में ही बोलने की ट्रेनिंग है। हाँ। आपको 3 चीज मैंने पहले ही जानकारी के अभाव में ऐसे व्यक्ति को जिसको अपहरण के मामले में कोर्ट में सरेंडर करना था, कार्तिकेय सिंह, उनको आपने मंत्री पद बना दिया, मंत्री बना दिया। ये गलत है ना, आपकी सूचना गलत है, आप पता कर लीजिए ना पहले। क्या मंत्री? 3 चीज जो मैं बोल रहा हूँ, बोलिए, आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं या इस पे दिखा देते हैं। पहला जरा क्या सर? पहला, न्यायालय ने उन पर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए मना किया है। पुलिस ने अपने अंतिम फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि इनकी संलिप्तता नहीं है। सरकार बदलने के बाद पुलिस पहले का है, दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था कि नहीं करना था? आपको कुछ नहीं वाले, कोर्ट से ऊपर नहीं है ना पुलिस। आपको मालूम ही नहीं है ना, कुछ मालूम ही नहीं है। केवल टीवी पे बोलने से पूरा न्याय नहीं बदलता है, फैसले नहीं बदलते। ये तीनों हाई कोर्ट में भी ये कहा गया है कि चूंकि उसने हाईकोर्ट ने नहीं माना, हाईकोर्ट ने माना है उसने, कोर्ट ने माना है कि अगर जो पेटिशनर है उनका नाम नहीं लिया है अपने स्टेटमेंट में, तो उनका नाम उसमें से हटाना चाहिए। ये तीनों चीज डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर नहीं अब है सर तो दोनों चीजें नवल किशोर जी फैसला कर लीजिए कि फराज फातमी सही कह रहे हैं कि नवल किशोर जी किसके पास सही जानकारी है। फराज फातमी इस बात को स्वीकार करें कि भाई अगर जानकारी होती है, जितना नाम आज स्वीकार रहे कि अगर जानकारी होती तो मंत्री पद की शपथ नहीं दिलवाते हम उनको। नवल किशोर फिर ठीक की बातें कर रहे हैं। अब गठबंधन में 3 साथियों की 3 अलग अलग जबान हो सर, तो फिर गठबंधन की मंशा पर, गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े होते हैं। आप बात नहीं समझना चाहते हैं तो आपका मैं बात समझता बिल्कुल हूं सर, मेरे पास वक्त की कमी के चलते मुझे चर्चा को विराम देना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पब्लिक भी बात समझे कि अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपराधिक केस है, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई उनको कोर्ट में सरेंडर करना है और मंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो उसके पीछे की समीकरण क्या हो सकती है। साथ ही साथ जो ध्रुवीकरण को लेकर राजनेता अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, उनकी तह खोदकर सवाल पूछना भी आप ही की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र तभी मजबूत